सोचिए, एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में गिनी जाती हो, जिसकी तस्वीर को देखकर लगभग हर इंसान उसे पहचान ले, और फिर एक सुबह पता चले कि वह पेंटिंग अपनी जगह से गायब है। ना कोई बड़ा धमाका हुआ, ना म्यूजियम के अंदर कोई गोली चली, ना कोई गार्ड घायल हुआ, बस एक खिड़की टूटी, एक पेंटिंग गायब हुई और पीछे एक ऐसा छोटा सा नोट छोड़ दिया गया जिसने पूरी दुनिया के सामने म्यूजियम की सिक्योरिटी का मजाक बना दिया। यह कहानी है नॉर्वे के ओस्लो में हुई उस चोरी की, जिसमें एडवर्ड मंच की फेमस पेंटिंग द स्क्रीम को चुरा लिया गया था। साल था 1994। उस समय द स्क्रीम सिर्फ नॉर्वे की एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि मॉडर्न आर्ट की सबसे पहचान वाली इमेजेस में से एक बन चुकी थी। एडवर्ड मंच ने द स्क्रीम के कई वर्जन्स बनाए थे, लेकिन ओस्लो की नेशनल गैलरी में मौजूद यह वर्जन बेहद महत्वपूर्ण था। पेंटिंग में एक इंसान जैसा फिगर अपने चेहरे पर डर और बेचैनी लिए खड़ा है। पीछे दो फिगर्स हैं और पूरा लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे दुनिया खुद चीख रही हो। मंच ने इसे सिर्फ एक डरावनी तस्वीर के रूप में नहीं बनाया था, यह एंजाइटी, फियर और ह्यूमन इमोशन का सिंबल बन चुकी थी। लेकिन 1944 में इस पेंटिंग की कीमत सिर्फ कला की वजह से नहीं बढ़ रही थी। नॉर्वे में उस समय एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने वाला था, विंटर ओलंपिक्स। लिलेहैमर विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी 12 फरवरी 1994 को होने वाली थी। पूरी दुनिया की नजर नॉर्वे पर थी। टेलीविजन कैमरास नॉर्वे की तरफ घूम चुके थे और देश इंटरनेशनल अटेंशन में था। और इसी दिन कुछ चोरों ने शायद सोचा कि इससे बेहतर मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ओस्लो की नेशनल गैलरी में द स्क्रीम को सुरक्षा के पीछे रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी लोग समझ सकते थे। यही इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। चोरों ने किसी सोफिस्टिकेटेड लेजर सिस्टम को हैक नहीं किया, उन्होंने कोई हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस बिल्डिंग की एक खिड़की तक पहुंचने का रास्ता निकाला और अंदर घुस गए। उस समय म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम में कई कमजोरियां थीं और पेंटिंग को जिस जगह डिस्प्ले किया गया था वहां तक पहुंचना उम्मीद से आसान साबित हुआ। सुबह के शुरुआती घंटों में म्यूजियम खाली था। बाहर ओस्लो की सड़कों पर विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां चल रही थीं और दुनिया भर के लोग नॉर्वे के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट को देखने में व्यस्त थे। लेकिन इसी दौरान नेशनल गैलरी की तरफ एक बिल्कुल अलग तरह की एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। चोरों ने बिल्डिंग के बाहर एक लैडर का इस्तेमाल किया। उन्होंने विंडो तक पहुंच बनाई और ग्लास को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कुछ ही समय में वे उस गैलरी तक पहुंच गए जहां द स्क्रीम लगी हुई थी। पेंटिंग को दीवार से हटाया गया और फिर चोर वापस उसी रास्ते से निकल गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी घटना बहुत कम समय में हुई। म्यूजियम में कोई बड़ी कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुई, कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं बनी, कोई गन फाइट नहीं हुआ। और जब म्यूजियम स्टाफ को घटना का पता चला तब तक चोर काफी दूर जा चुके थे। लेकिन असली शॉक तब मिला जब अधिकारियों ने देखा कि चोर सिर्फ पेंटिंग लेकर नहीं गए थे, उन्होंने पीछे एक मैसेज भी छोड़ा था, थैंक्स फॉर द पुअर सिक्योरिटी, यानी खराब सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह एक खुली चुनौती थी। चोर मानो पुलिस और म्यूजियम अथॉरिटीज से कह रहे थे कि उन्होंने खुद उनकी सिक्योरिटी की कमजोरी साबित कर दी है। दुनिया भर में यह खबर फैलते ही सवाल उठने लगे, इतनी फेमस पेंटिंग को म्यूजियम से कैसे चुरा लिया गया? सिक्योरिटी गार्ड्स कहां थे? अलार्म क्यों काम नहीं कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, अब द स्क्रीम कहां थी? पेंटिंग को खुले बाजार में बेचना लगभग असंभव था। इतनी फेमस आर्टवर्क को कोई सामान्य कलेक्टर नहीं खरीद सकता था क्योंकि तुरंत शक होता। लेकिन फिर भी उसके पीछे एक बहुत बड़ी रकम और इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट का खतरा था। नॉर्वे की पुलिस के सामने अब सिर्फ एक पेंटिंग को ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें एक ऐसी चीज वापस लानी थी जो नॉर्वे की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी थी। और इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जितनी एम्बैरेसिंग थी, आगे चलकर उतनी ही क्लेवर होने वाली थी, क्योंकि पुलिस जानती थी कि चोरों ने जितनी बड़ी गलती पेंटिंग चुराकर की थी, उससे भी बड़ी गलती शायद वह नोट छोड़कर कर चुके थे। अब नॉर्वे की पुलिस को उन लोगों तक पहुंचना था जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक को आसानी से गायब कर दिया है। 12 फरवरी 1944 की सुबह नॉर्वे में लोगों का ध्यान लगभग पूरी तरह विंटर ओलंपिक्स पर था। लिलेहैमर में ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और इंटरनेशनल मीडिया नॉर्वे में मौजूद था।
लेकिन ओस्लो में नेशनल गैलरी के अंदर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ओलंपिक्स की चमक को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया। द स्क्रीम चोरी हो चुकी थी। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि जब तक म्यूजियम अथॉरिटीज को इसकी जानकारी मिली, चोर मौके से निकल चुके थे। उस समय पेंटिंग की सुरक्षा आज जैसी नहीं थी। आधुनिक म्यूजियम्स में जिस तरह मल्टीपल अलार्म्स, सर्वेलेंस कैमरास, मोशन सेंसर्स और रीइंफोर्स्ड ग्लास देखने को मिलते हैं, उस स्तर की सिक्योरिटी उस समय मौजूद नहीं थी। चोरों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वे लैडर के जरिए म्यूजियम की खिड़की तक पहुंचे। खिड़की तोड़ी गई और अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। इसके बाद उन्होंने द स्क्रीम को दीवार से हटाया और लेकर निकल गए। इस पूरी घटना में सबसे अजीब चीज यह थी कि चोरों ने किसी तरह की जल्दबाजी या पैनिक दिखाने के बजाय एक मैसेज छोड़ने का फैसला किया, थैंक्स फॉर द पुअर सिक्योरिटी। यह नोट बाद में पूरी चोरी की पहचान बन गया। एक तरफ म्यूजियम ऑफिशियल्स अपनी सबसे महत्वपूर्ण आर्टवर्क के गायब होने से शॉक में थे, दूसरी तरफ पुलिस के पास एक ऐसा क्राइम सीन था जो बेहद ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि चोरों ने सिर्फ पेंटिंग नहीं चुराई थी, बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया था कि म्यूजियम की सिक्योरिटी में कितनी बड़ी कमी थी। जैसे ही खबर पब्लिक हुई, मीडिया ने इस स्टोरी को पकड़ लिया। हेडलाइंस में एक ही सवाल था, द स्क्रीम कहां है? दुनिया भर में लोग पेंटिंग के बारे में बात करने लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह पब्लिसिटी दो-धारी तलवार थी। एक तरफ इससे पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ चोरों के लिए पेंटिंग को छिपाना और भी मुश्किल हो रहा था। इतनी फेमस आर्टवर्क को किसी नॉर्मल बायर को बेचना संभव नहीं था। अगर कोई व्यक्ति इसे किसी गैलरी, कलेक्टर या आर्ट डीलर के सामने लाता तो तुरंत पहचान हो जाती। यही वजह थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी कि पेंटिंग को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपाया गया होगा। लेकिन क्राइम की शुरुआत में पुलिस के पास बहुत कम क्लूज थे। उन्हें यह पता लगाना था कि चोरी में कितने लोग शामिल थे, किसने प्लानिंग की, किसने बिल्डिंग की जानकारी दी और पेंटिंग को चोरी करने के बाद कहां ले जाया गया। एक और समस्या थी, पेंटिंग की कीमत। द स्क्रीम की कल्चरल वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि इसे सिर्फ पैसे में मापना मुश्किल था। आज इसकी मार्केट वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच सकती है, लेकिन 1924 में भी यह एक प्राइसलेस नेशनल ट्रेजर जैसी थी। अगर पेंटिंग किसी प्राइवेट कलेक्टर तक पहुंच जाती तो उसे वापस लाना बेहद मुश्किल हो सकता था। नॉर्वेजियन अथॉरिटीज पर प्रेशर बढ़ रहा था। इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड भी इस चोरी पर नजर रख रहा था। यही वह मोमेंट था जब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया कि उन्हें सिर्फ लोकल बर्गलरी की तरह इस मामले को हैंडल नहीं करना चाहिए। यह इंटरनेशनल आर्ट क्राइम बन चुका था। पुलिस ने आर्ट एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर पेंटिंग को रिकवर करने की कोशिश शुरू की। उन्हें पता था कि अगर चोरों को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो आर्टवर्क देश से बाहर भी जा सकती है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक दिलचस्प पॉसिबिलिटी भी थी। चोरों ने नोट क्यों छोड़ा? क्या वे सिर्फ म्यूजियम की सिक्योरिटी का मजाक उड़ाना चाहते थे, या फिर यह नोट जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि पुलिस गलत दिशा में जाए? क्या चोर इनएक्सपीरियंस्ड थे, या उन्होंने पूरी चोरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ की थी कि उन्हें लगा कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस सस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रही थी और आर्ट क्राइम नेटवर्क्स पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी समझ आया कि पेंटिंग को सीधे बेचने की कोशिश करना चोरों के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो आर्टवर्क के लिए बायर या मिडलमैन ढूंढ सके, और यहीं से इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू हुआ। पुलिस ने फैसला किया कि वे सिर्फ सस्पेक्ट्स का पीछा नहीं करेंगे, वे खुद बायर बनने की कोशिश करेंगे। अगर चोर द स्क्रीम को बेचने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उनके सामने एक फेक बायर के रूप में पहुंच सकती है। लेकिन यह प्लान बेहद रिस्की था, क्योंकि अगर सस्पेक्ट्स को जरा भी शक हो जाता तो पेंटिंग हमेशा के लिए गायब हो सकती थी। अब सवाल यह नहीं था कि द स्क्रीम चोरी हुई कैसे। सवाल था, क्या पुलिस चोरों को इतना भरोसा दिला सकती है कि वे खुद चोरी की गई पेंटिंग लेकर उनके पास आएं? द स्क्रीम चोरी होने के बाद नॉर्वे की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पेंटिंग को ढूंढना, लेकिन बिना उसे नुकसान पहुंचाए। इन्वेस्टिगेटर्स जानते थे कि आर्ट वर्क को
किसी ऑर्डिनरी चोरी के माल की तरह रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर ऑपरेशन गलत होता तो चोर पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते थे या उसे किसी ऐसी जगह छिपा सकते थे जहां उसे ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे अंडरकवर डायरेक्शन में जाने लगी। पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि आर्ट थीव्स किस तरह स्टोलन आर्टवर्क को बेचते हैं। किसी फेमस पेंटिंग को सीधे मार्केट में ले जाना सुसाइड जैसा था। द स्क्रीम को देखकर कोई भी एक्सपीरियंस्ड आर्ट डीलर पहचान सकता था कि यह वही स्टोलन आर्टवर्क है। इसलिए सस्पेक्ट्स को किसी मिडलमैन की जरूरत थी। यही पुलिस के लिए मौका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक फेक बायर की कहानी तैयार की। उनका उद्देश्य था ऐसे लोगों तक पहुंचना जो पेंटिंग को बेचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन सिर्फ किसी सस्पेक्ट से मिलने जितना आसान नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स को अपनी असली पहचान छिपानी थी। उन्हें यह दिखाना था कि वे स्टोलन आर्ट में रुचि रखने वाले वास्तविक बायर्स हैं। उन्हें सस्पेक्ट्स को इतना विश्वास दिलाना था कि वे पेंटिंग सामने लाएं। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स और आर्ट क्राइम एक्सपर्ट्स की मदद ली। धीरे धीरे कुछ सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के रेडार पर आए, लेकिन पुलिस के पास अभी भी एक बड़ी समस्या थी। उन्हें यह कंफर्म करना था कि उनके पास सही लोग हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत व्यक्ति को अप्रोच किया और खबर फैल गई तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खतरे में पड़ सकती थी। द स्क्रीम की रिकवरी सिर्फ नॉर्वे के लिए नहीं, इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड के लिए भी महत्वपूर्ण थी। इसलिए ऑपरेशन को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाया गया। सस्पेक्ट्स के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश हुई और स्टोलन पेंटिंग के बदले पैसे की बातचीत का रास्ता तैयार किया गया। इसी तरह के अंडरकवर ऑपरेशंस में पुलिस को सबसे ज्यादा खतरा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अचानक अपना माइंड बदल दे। अगर सस्पेक्ट्स को लगा कि बायर सस्पिशियस है तो वे मीटिंग खत्म कर सकते थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि सामने पुलिस है तो पेंटिंग को कहीं और ले जाया जा सकता था। इसलिए अंडरकवर ऑफिसर्स को हर बातचीत में अपनी कहानी कंसिस्टेंट रखनी थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स यह भी जानना चाहते थे कि द स्क्रीम अभी भी सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि चोरी के बाद कई महीने बीत रहे थे और पेंटिंग की कंडीशन को लेकर चिंता थी। एक प्राइसलेस आर्टवर्क को लंबे समय तक छिपाकर रखना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक पहुंचने लगी जहां पुलिस को सस्पेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिलने वाला था। यह एक क्लासिक स्टिंग ऑपरेशन की तरह था। पुलिस सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करने के लिए उनके पीछे नहीं भाग रही थी। वे उन्हें यह विश्वास दिला रही थी कि वे चोरी की गई पेंटिंग बेच सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी इस केस का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ पुलिस की इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही थी, चोरों की अपनी गलतियां भी उन्हें कमजोर कर रही थीं। सबसे पहले उन्होंने म्यूजियम की सिक्योरिटी का मजाक उड़ाते हुए नोट छोड़ा, फिर इतनी फेमस पेंटिंग को चोरी करके अपने पास रखा और आखिर में उसे बेचने की कोशिश करनी पड़ी। द स्क्रीम जैसी आर्टवर्क चोरी करना एक बात थी, लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से बेच देना बिल्कुल दूसरी बात। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक को लेकर आप कहीं भी सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते। हर आर्ट एक्सपर्ट, एवरी मेजर म्यूजियम और पुलिस एजेंसी उसकी तलाश कर रही थी। इसलिए सस्पेक्ट्स के पास धीरे धीरे ऑप्शंस कम होते जा रहे थे। पुलिस इसी प्रेशर का फायदा उठा रही थी। अंडरकवर ऑपरेशन में इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पेक्ट्स को ऐसी डील का भरोसा दिलाया जिसमें उन्हें लगे कि वे पेंटिंग को बेचकर बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं, लेकिन असल में बायर पुलिस के कंट्रोल में था। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेटर्स को वह मौका मिलने लगा जिसका वे महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब उनके पास सिर्फ सस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब उनके पास उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का मौका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी था, क्या पेंटिंग सच में उनके पास थी? अगर सस्पेक्ट्स फेक पेंटिंग लेकर आए तो? अगर द स्क्रीम पहले ही किसी दूसरे देश भेज दी गई थी तो? और अगर सस्पेक्ट्स ने पुलिस को पहचान लिया तो? यह ऑपरेशन किसी मूवी सीन की तरह लग सकता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक छोटी सी गलती का मतलब था कि नॉर्वे अपनी सबसे फेमस आर्टवर्क हमेशा के लिए खो सकता था।
अब पूरी कहानी एक फाइनल मीटिंग की तरफ बढ़ रही थी, जहां बायर बनकर बैठे पुलिस ऑफिसर्स और सामने होंगे वे लोग जिन पर द स्क्रीम चोरी करने का शक था। 1924 की इन्वेस्टिगेशन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण फेज में पहुंच चुकी थी। कई हफ्तों की जानकारी, कॉन्टैक्ट्स और अंडरकवर प्लानिंग के बाद नॉर्वेजियन और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पेक्ट्स के करीब पहुंचने का रास्ता बना लिया था। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, चोरों को ऐसा विश्वास दिलाना कि सामने वाला व्यक्ति स्टोलन आर्टवर्क खरीदने में इंटरेस्टेड है। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पेशेंस। पुलिस को जल्दी नहीं करनी थी। अगर उन्होंने सस्पेक्ट्स पर ज्यादा प्रेशर डाला तो वे पीछे हट सकते थे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे तो सस्पिशन पैदा हो सकता था, और अगर सस्पेक्ट्स को पता चल जाता कि बायर असल में पुलिस है तो द स्क्रीम एक बार फिर गायब हो सकती थी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बिलीवेबल स्टोरी बनाई। बातचीत आगे बढ़ी और पेंटिंग की बिक्री की संभावना पर चर्चा होने लगी। सस्पेक्ट्स को लगा कि वे आर्टवर्क को आखिरकार पैसे में बदल सकते हैं। यह वही ट्रैप था जिसकी पुलिस को जरूरत थी। लेकिन ऑपरेशन का असली लक्ष्य पेंटिंग की रिकवरी था, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को हर कदम पर आर्टवर्क की ऑथेंटिसिटी और लोकेशन को लेकर सावधान रहना पड़ा। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, पुलिस को विश्वास होने लगा कि वे सही नेटवर्क तक पहुंच चुके हैं। अब उनके पास सस्पेक्ट्स के खिलाफ सिर्फ सस्पिशन नहीं था, वे उन्हें स्टोलन आर्टवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह एक हाई प्रेशर सिचुएशन थी। सामने वाले लोग अगर जरा भी सस्पिशियस होते तो ऑपरेशन खत्म हो सकता था। आखिरकार वह मोमेंट आया जब द स्क्रीम को इन्वेस्टिगेटर्स के सामने लाने की संभावना बनी। पुलिस ने अपनी पोजीशन बनाए रखी और सस्पेक्ट्स को विश्वास दिलाया कि डील आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन फाइनल स्टेज में पहुंचा, पुलिस ने अपना असली प्लान एग्जीक्यूट किया। अंडरकवर ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट्स को कंट्रोल में लिया और अरेस्ट्स किए। सबसे बड़ी राहत यह थी कि पेंटिंग भी रिकवर कर ली गई। कई महीनों से गायब द स्क्रीम आखिरकार पुलिस के हाथों में थी। नॉर्वे के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। पेंटिंग को सुरक्षित वापस लाना सिर्फ एक क्रिमिनल केस सॉल्व करना नहीं था, यह नॉर्वे की कल्चरल हेरिटेज को वापस लाने जैसा था। लेकिन रिकवरी के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स को यह सुनिश्चित करना था कि पेंटिंग सुरक्षित है। इतने समय तक चोरी के दौरान उसे कहां रखा गया था, किस हालत में रखा गया था और क्या उसे किसी तरह का नुकसान हुआ था, इन सभी सवालों के जवाब जरूरी थे। फॉर्चुनेटली आर्टवर्क को रिकवर कर लिया गया और उसे वापस नेशनल गैलरी में ले जाने की तैयारी शुरू हुई। इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह थी कि पूरी चोरी के दौरान चोरों ने अपनी कॉन्फिडेंस के कारण कई मिस्टेक्स की। उन्होंने म्यूजियम की सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया, उन्होंने इतनी रिकॉग्नाइजेबल पेंटिंग चुराई जिसे ओपनली बेच पाना लगभग इम्पॉसिबल था, और अंत में उन्हें ऐसे बायर्स पर भरोसा करना पड़ा जो असल में पुलिस थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद सस्पेक्ट्स पर लीगल एक्शन शुरू हुआ। कुछ लोगों को इस क्राइम से जोड़कर देखा गया और केस कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी कहानी ने म्यूजियम्स की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर द स्क्रीम जैसी फेमस पेंटिंग इतनी आसानी से चोरी हो सकती है, तो बाकी आर्टवर्क्स कितनी सुरक्षित हैं? इस इंसिडेंट के बाद म्यूजियम्स ने सिक्योरिटी सिस्टम्स को सीरियसली अपग्रेड करना शुरू किया। अलार्म्स, सर्वेलेंस, रीइंफोर्स्ड डिस्प्लेज और एक्सेस कंट्रोल जैसे मेजर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन 1924 की चोरी का सबसे यादगार हिस्सा पेंटिंग की चोरी से ज्यादा वह छोटा सा नोट बन गया था। थैंक्स फॉर द पुअर सिक्योरिटी। सिर्फ कुछ शब्द थे, लेकिन उन्होंने म्यूजियम की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था को इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट में बदल दिया था। चोर शायद यह सोच कर गए थे कि उन्होंने अथॉरिटीज को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने धीरे धीरे गेम पलट दिया और कुछ ही महीनों के भीतर द स्क्रीम वापस थी। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल था इस चोरी से नॉर्वे ने क्या सीखा और द स्क्रीम को दोबारा कभी इतनी आसानी से चोरी होने से कैसे बचाया गया। द स्क्रीम की रिकवरी ने नॉर्वे में राहत की लहर पैदा कर दी।
जिस पेंटिंग के गायब होने से इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई थी, वह आखिरकार वापस मिल चुकी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स और म्यूजियम अथॉरिटीज के लिए यह सिर्फ सेलिब्रेशन का मोमेंट नहीं था, यह एक लेसन भी था। इस चोरी ने दिखा दिया था कि किसी आर्टवर्क की फेम जितनी ज्यादा होती है, उसे सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी होता है। द स्क्रीम कोई सामान्य पेंटिंग नहीं थी। यह एडवर्ड मंक की सबसे फेमस क्रिएशंस में से एक थी और नॉर्वे की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए उसके चोरी होने का असर सिर्फ म्यूजियम तक सीमित नहीं था, पब्लिक भी इमोशनली इन्वेस्टेड था। जब रिकवरी की खबर सामने आई तो लोगों को भरोसा हुआ कि नेशनल ट्रेजर सुरक्षित है। लेकिन इस पूरी घटना ने आर्ट सिक्योरिटी के बारे में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखा। कई बार चोरी करने क्रिमिनल्स को हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी की छोटी कमजोरी चाहिए होती है। नैंडी नाइट्सर की घटना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। चोरों ने कोई इलैबोरेट एक्शन मूवी जैसा प्लान नहीं बनाया था, उन्होंने बिल्डिंग की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, पेंटिंग ली और निकल गए। असली चैलेंज उनके लिए पेंटिंग चोरी करना नहीं, कि उसे बाद में छिपा कर रखना और बेचने की कोशिश करना था। यही वह गति जहां उनसे आगे निकल गई। अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन ने साबित कर दिया कि स्टोलन आर्ट की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर वही होती है जो क्रिमिनल्स को पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है। वे आर्टवर्क को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें किसी न किसी पॉइंट पर उसे बेचने की जरूरत होती है। और जब कोई स्टोलन आर्टवर्क मार्केट में आने की कोशिश करता है तो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए उसके पीछे जाने का रास्ता बन जाता है। द स्क्रीम के मामले में भी यही हुआ। पेंटिंग रिकवर हो गई, लेकिन इस घटना ने आर्ट वर्ल्ड को एक और सवाल दिया, क्या फेमस आर्टवर्क को सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी से बचाया जा सकता है? इसका जवाब था नहीं। मॉडर्न आर्ट प्रोटेक्शन में सिर्फ वॉल्स और लॉक्स काफी नहीं होते। प्रोवेनेंस रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल डेटाबेसेस, सर्वेलेंस और पुलिस कोऑपरेशन भी जरूरी होते हैं, क्योंकि एक स्टोलन पेंटिंग को दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। अगर एक कंट्री की पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्रिमिनल दूसरे कंट्री में आर्टवर्क बेचने की कोशिश कर सकता है। द स्क्रीम केस ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को भी सामने लाया। इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग एजेंसीज और एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत पड़ी। आर्ट क्राइम सिर्फ एक सिटी की पुलिस का मामला नहीं रह गया था, यह इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका था। इस घटना के बाद म्यूजियम सिक्योरिटी को लेकर पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी बदलने लगी। लोग समझने लगे कि प्राइसलेस आर्टवर्क को ग्लास के पीछे लगा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके आसपास की पूरी बिल्डिंग, विंडोज, डोर्स, अलार्म्स और सर्वेलेंस सिस्टम को सिक्योर करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी स्टाफ को लगातार अलर्ट रहना पड़ता है। द स्क्रीम की चोरी में एक और बात बेहद इंटरेस्टिंग थी। चोरों ने नोट छोड़कर खुद अपनी एरोगेंस दिखा दी थी। शायद वे अथॉरिटीज को एम्बैरस करना चाहते थे, लेकिन वही एरोगेंस बाद में इस क्राइम की सबसे यादगार पहचान बन गई। इमेजिन कीजिए, आप दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक चोरी करते हैं, फिर उनको मैसेज लिखकर कहते हैं कि सिक्योरिटी खराब थी। उस मोमेंट में आपको लगता है कि आप जीत गए, लेकिन कुछ महीनों बाद भी इसके पास वापस होती है। और आप इन्वेस्टिगेशन के यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। क्रिमिनल्स को लगा कि उन्होंने सिस्टम को हरा दिया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया। और इस पूरे इंसिडेंट ने यह साबित किया कि क्राइम में पहला सक्सेस हमेशा फाइनल विक्ट्री नहीं होता। किसी आर्टवर्क को चुराना मुश्किल हो सकता, लेकिन उसे दुनिया से छिपाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज जब हम द स्क्रीम की इमेज देखते हैं तो हमें सिर्फ एक फेमस पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन उस इमेज के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जिसमें आर्ट, क्राइम, ओलंपिक्स, कमजोर सिक्योरिटी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन और एक बेहद एरोगेंट नोट सब शामिल है। 1994 की वह चोरी आज भी आर्टिस्ट के सबसे चर्चित म्यूजियम हाइस्ट्स में गिनी जाती है। लेकिन अब कहानी का आखिरी चैप्टर बाकी था। वह मोमेंट जब रिकवर्ड पेंटिंग को फिर से सुरक्षित किया गया और दुनिया को समझ आया कि इस चोरी ने म्यूजियम्स को कितना बदल दिया था। 1994 में द स्क्रीम की चोरी कुछ ही मिनटों की घटना थी, लेकिन उसकी कहानी ने कई महीनों तक पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़े रखा। एक तरफ था नॉर्वे का सबसे प्रसिद्ध आर्टवर्क, दूसरी तरफ थे ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने सोचे म्यूजियम की कमजोर सिक्योरिटी उन्हें आसानी से बचा लेगी। उन्होंने लैडर का इस्तेमाल किया, खिड़की से अंदर पहुंचे, पेंटिंग उतारी और निकल गए। और फिर उन्होंने वह फेमस नोट छोड़ा, थैंक्स फॉर द पुअर सिक्योरिटी।
शायद उन्हें लगा था कि यह उनका सिग्नेचर होगा, लेकिन आज जब इस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही नोट उनकी एरोगेंस का सिंबल लगता है, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर पेंटिंग रिकवर हो गई। अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन ने सस्पेक्ट्स को पुलिस के करीब ला दिया और डेथ स्क्रीम वापस मिल गई। ये रिकवरी नॉर्वे के लिए बहुत बड़ी राहत थी। एक नेशनल ट्रेजर वापस अपने देश में थी। लेकिन इस केस की इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात में नहीं थी कि पेंटिंग वापस मिल गई। असली इंपॉर्टेंस ये थी कि इस चोरी ने म्यूजियम्स को सिक्योरिटी के बारे में सोचने का तरीका बदलने में मदद की। आज किसी मेजर म्यूजियम में आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक गार्ड पर भरोसा नहीं किया जाता। कैमरास, अलार्म्स, सेंसर्स, रीइंफोर्स्ड ग्लास, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और लगातार मॉनिटरिंग जैसी कई लेयर्स होती हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स भी समय के साथ स्मार्टर होते हैं। अगर सिक्योरिटी सिर्फ एक सिस्टम पर निर्भर हो तो उसकी एक वीकनेस पूरी बिल्डिंग को वल्नरेबल बना सकती है। द स्क्रीम इंसिडेंट ने यही दिखाया था। और इस केस की सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी यही है कि क्रिमिनल्स ने सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया था, लेकिन अंत में उनकी अपनी सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या बन गई। उन्हें पेंटिंग छिपानी पड़ी, उन्हें उसे बेचने का रास्ता ढूंढना पड़ा, और जैसे ही वे मार्केट में उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे, इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें पकड़ने का रास्ता बना लिया। यानी पेंटिंग उनके लिए सिर्फ चोरी की गई प्रॉपर्टी नहीं रही, वह उनके लिए एक बोझ बन गई, क्योंकि इतनी फेमस आर्टवर्क को सामान्य तरीके से बेचना लगभग असंभव था। यही स्टोलन आर्ट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट चोरी करके आप उसे कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने द स्क्रीम जैसी पेंटिंग चोरी की है तो दुनिया के हर मेजर आर्ट एक्सपर्ट को उसकी तलाश होगी। आप उसे किसी नॉर्मल ऑक्शन में नहीं ले जा सकते, किसी फेमस गैलरी में नहीं दिखा सकते, किसी रिस्पेक्टेबल कलेक्टर को ओपनली नहीं बेच सकते। इसलिए क्रिमिनल जितना ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा रिस्क लेता है। द स्क्रीम की कहानी इसी कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाती है। चोरी आसान लग सकती है, लेकिन स्टोलन मास्टरपीस को दुनिया से छिपाना बेहद मुश्किल होता है। और यही कारण है कि यह केस आज भी इतना फैसिनेटिंग है। एक तरफ पेंटिंग में इंसान का चेहरा डर और एंजाइटी से चीखता हुआ दिखाई देता है, दूसरी तरफ उसकी असली दुनिया की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का ओपनिंग डे, एक म्यूजियम, एक लैडर, टूटी हुई खिड़की, गायब मास्टरपीस और एक सरकास्टिक नोट, इन सब ने मिलकर एक ऐसी चोरी की कहानी बनाई जो आज भी लोगों को हैरान करती है। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि चोरों ने म्यूजियम को मैसेज दिया था, सिक्योरिटी के लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मैसेज का जवाब पुलिस ने दिया, बिना किसी नोट के उन्होंने पेंटिंग वापस ला दी। इस घटना ने नॉर्वे को एक पेनफुल लेसन दिया, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण विक्ट्री भी दी। सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, यह नॉर्वे की कला और इतिहास का हिस्सा थी। इसलिए उसकी रिकवरी का मतलब था अपनी कल्चरल आइडेंटिटी का एक हिस्सा वापस पाना। आज जब हम दुनिया की सबसे फेमस आर्ट थेफ्ट्स की लिस्ट देखते हैं तो द स्क्रीम का नाम अलग दिखाई देता है, क्योंकि यह सिर्फ करोड़ों की पेंटिंग चोरी होने की कहानी नहीं है। यह उस कॉन्फिडेंस की कहानी है जिसमें क्रिमिनल्स ने सोचा कि म्यूजियम उन्हें रोक नहीं सकता। यह उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी है जिसमें पुलिस ने क्रिमिनल्स को खुद अपनी स्टोलन आर्टवर्क बेचने के लिए मजबूर किया। और यह उस एक छोटे से नोट की कहानी है जिसने इस चोरी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन इस कहानी से सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है? शायद यह कि किसी भी क्राइम में क्रिमिनल्स को शुरुआत में जीत मिल सकती है, लेकिन अगर स्टोलन चीज इतनी वैल्यूएबल और रिकॉग्नाइजेबल है तो उसे हमेशा छिपाकर रखना आसान नहीं होता। द स्क्रीम वापस आ गई। पेंटिंग आज भी दुनिया के सामने है, लेकिन 1994 की वह चोरी एक वार्निंग बनकर रह गई। कभी कभी म्यूजियम की सबसे बड़ी कमजोरी दीवार या खिड़की नहीं होती, बल्कि यह विश्वास होता है कि कोई उसे चुराने की कोशिश ही नहीं करेगा। और इस कहानी का सबसे यादगार सेंटेंस आज भी वही है, थैंक्स फॉर द पुअर सिक्योरिटी। एक ऐसा मैसेज जो चोरों ने म्यूजियम का मजाक उड़ाने के लिए छोड़ा था, लेकिन इतिहास ने उसी मैसेज को उनकी एरोगेंस की निशानी बना दिया।